गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे द्वारा ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले आप लोगों को 3 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक छोड़ दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके उन वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। आइए ज़्यादा बातों को हम लोग आगे न खींचते हुए सीधा श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि भूमि का उपयोग करने के लिए एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला कर कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोग दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका लगान कर, नंबर 2 है आपका उपकर, नंबर 3 है आपका आय कर, नंबर 4 है आपका विक्रय कर। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, क्या होगा आंसर इसका लगान कर। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो आपका लगान कर होता है इसे ही हम लोग भू राजस्व के नाम से जानते हैं, और ये किस सूची का विषय है, ये आपका राज्य सूची का विषय हो जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हमारा लगान कर होता है वो किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय होता है, और ये जो होता है हमारे राज्य सरकार की आय का स्रोत होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भूमि की नाप या पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका भू प्रबंधन विभाग, नंबर 2 है आपका चिकित्सा विभाग, नंबर 3 है आपका शिक्षा विभाग, नंबर 4 है आपका राजस्व विभाग। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्व विभाग। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की स्थापना हुई थी वो किसके समय हुई थी, तो वो आपके अंग्रेजों के समय हुई थी। और कब की गई थी ये आपकी की गई थी 1831 में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा इसे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लेखपाल के जो है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद दर्शा रहा है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि जमाबंदी कितने प्रतियों में तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जमाबंदी होती क्या है। जमाबंदी से हमें यह पता चलता है कि भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है। आइए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 4 प्रतियों में, 10 प्रतियों में, 15 प्रतियों में, 2 प्रतियों में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो 2 प्रतियाँ होती हैं उसी में जमाबंदी आपकी तैयार की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि भारत देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था या कहाँ पर है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जो आपका कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1960 में, ये पंतनगर में आपका स्थापित किया गया था, और पंतनगर जो आपका पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। और इसका शिलान्यास किसने किया था, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे उस समय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भारत देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया कि जो भारत का कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, आपका पंतनगर उत्तराखंड में। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका पुदुचेरी में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपका सन क्या हो जाएगा 1974। आइए और अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं तो ये किसके सहयोग से यानी किसके प्रयासों के द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होती है तो उसी के सघन प्रयासों से केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1974 में ये स्थापित किया गया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है इनमें से कौन खरीफ की फसलें हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर वीडियो में मैं हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इन फसलों से रिलेट करके आप लोगों को देता ज़रूर हूँ। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चना, मटर, मसूर।
ऑप्शन बी है आलू सरसों फूल गोभी, ऑप्शन सी है ज्वार बाजरा चावल, या उपरोक्त सभी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जो आपका ज्वार बाजरा ढैंचा होता है, यानी यहाँ पे ढैंचा भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, तो ये जो होते हैं ये खरीफ की फसलें होती है। अगर हम लोग इनके बोने की बात करते हैं तो जो महीने होते हैं जून जुलाई के, तो उन्हीं में हम लोग खरीफ की फसलों को बोते हैं। और अगर इनको हम लोग कटाई की बात करते हैं तो इनकी कटाई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनकी कटाई की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन बी आपसे दे रखा है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी आपसे दे रखा है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी आपको दे रखा है बलुई मिट्टी। आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। तो जो हमारी दोमट मिट्टी होती है ये धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं धान जो होती है ये हमारी खरीफ की फसल होती है। ये हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे कह रहा है कृषि खेत के मापन के लिए एक प्रकार की सर्वोत्तम विधि है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, जरीब द्वारा, ऑप्शन बी आपसे कंपास द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्लेन टेबल द्वारा, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है उपरोक्त सभी द्वारा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जरीब द्वारा जो होता है वो मापन के लिए एक प्रकार की सर्वोत्तम विधि होती है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं तो आपको आंसर क्या चूज करना है? 100 कड़ियाँ होती हैं। और जरीब का प्रयोग आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके काल में हुआ था, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि जरीब का प्रयोग सर्वप्रथम मुगल काल में अकबर के भू राजस्व मंत्री जो टोडरमल जी थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है कौन सा कार्यक्रम कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा कुटीर ज्योति योजना जो थी उससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से, या ऑप्शन 2 आपसे कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ऑप्शन सी आपको दे रखा है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिलाने से, ऑप्शन डी आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये जो हमारी कुटीर ज्योति योजना है ये कब आई थी, किस सन में आई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में। ये हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गाँव हैं? तो कई लोगों को आप लोगों में से पता होगा कि जो हमारे गाँवों की संख्या है हमारे भारत देश में वो कितनी है? 6,40,930 गाँव हैं हमारे भारत देश में। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है आंधी में हवा की गति कितने मील प्रति घंटा होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसके आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 150 मील प्रति घंटा से अधिक, ऑप्शन बी आपका दे रखा है 130 मील प्रति घंटा से अधिक, ऑप्शन सी आपका दे रखा है लगभग 80 मील प्रति घंटा, ऑप्शन डी आपका दे रखा है 50 मील प्रति घंटा से कम। आइए हम लोग इसका आंसर टिक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लगभग 80 मील प्रति घंटा के आसपास जो आंधी की स्पीड होती है वो होती है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि किलोमीटर में क्या होगा इसका, तो किलोमीटर में हो जाएगा आपका 128.74 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग होती है इसकी स्पीड। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है तेज हवा की गति कितनी मील प्रति घंटा होती है? वहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों से आंधी की बात किया है और यहाँ पे तेज हवा की गति की बात किया है। यहाँ पे मील प्रति घंटा में पूछा गया है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 30 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा, 10 मील प्रति घंटा, 50 मील प्रति घंटा। तो आइए हम लोग इसका आंसर टिक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 मील प्रति घंटा। अगर आप हम लोगों में से पूछ लिया जाए कि किलोमीटर में इसकी स्पीड क्या होती है किलोमीटर प्रति आवर में, तो क्या हो जाएगा आपका? 41 से 50 किलोमीटर पर आवर होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दे रखा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा इसका
हिमाचल प्रदेश। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना हिमाचल प्रदेश के शिमला में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोगों से इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो हमारा आलू होता है वो किस क्षेत्र में यानी किस राज्य में सबसे अधिक उगाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वो आलू उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे दे रखा है कि पीत क्रांति का संबंध किस क्रांति से है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, दलहन उत्पादन, झींगा उत्पादन। तो आप लोगों को बताना है पीली क्रांति का संबंध किस क्रांति से है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीली क्रांति का संबंध दलहन उत्पादन से संबंधित है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो आपकी श्वेत क्रांति जो होती है तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर आप लोगों से झींगा उत्पादन के बारे में पूछा जाए कि किस क्रांति से संबंधित है, तो आपकी जो गुलाबी क्रांति होती है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। और अगर आप लोगों से अंडा उत्पादन के लिए पूछ लिया जाए, तो अंडा उत्पादन के लिए जो आपकी रजत क्रांति होती है वो इससे संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है भारत में चकबंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने के लिए एवं एक जगह संचयित करने को। इसके बाद ऑप्शन बी आपसे कह रहा है चकों की निगरानी करने से। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है चकों की पैमाइश से। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है भूमाफियों की गिरफ्तारी से। आपको इसका आंसर क्लिक करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने के लिए एवं एक जगह संचयित करने के लिए। अच्छा, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे लेखपाल एग्जाम की दृष्टि से चकबंदी शब्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में चकबंदी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंजाब। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कब लागू की गई थी, तो आपको बताना है 1921 में। आइए और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि चकबंदी जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो चकबंदी जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है, इनमें से कंटूर विधि से खेती कहाँ पर की जाती है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तराई क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर या नदियों के किनारे। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यहीं पर कंटूर विधि की जाती है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों से इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जो समोच्च विधि होती है वो हमारी कंटूर विधि को ही बोलते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एफ निकोलसन को, जॉर्ज यूले को, अब्राहम लिंकन को और मोहम्मद अली जिन्ना को। आइए हम लोग इसका आंसर चूज करते हैं। तो जो हमारे एफ निकोलसन थे उन्हीं को भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपकी कब हुई थी, 1904 में। और इसका उद्देश्य आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उद्देश्य क्या था, सामूहिक कृषि प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देना था। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान होता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, वायु की गति का, आर्द्रता का, वर्षा का या उपरोक्त सभी का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी का। इसमें अगर ऐड करना चाहें तो और ऐड कर लीजिए, तापमान जो होता है हमारा उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है कि भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को किस नाम से जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आइए देखते हैं। नंबर ए है भारत निर्माण, नंबर बी है आयुष्मान भारत, नंबर 3 है आपका स्वच्छ भारत अभियान, नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका भारत निर्माण है तो वही आपका ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना है। ये 6 चरणों में विभक्त होती है, यानी इसके 6 क्षेत्र हैं, जिसमें बिजली हो गया, आपका पानी हो गया, सड़क हो गया, सिंचाई हो गया, दूरसंचार एवं आवास इस पर शामिल किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है किसी निश्चित समय में निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाने को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। सामंत कृषि बोलते हैं, जागीरदारी कृषि बोलते हैं, सस्यन प्रणाली बोलते हैं या एकल सस्यन बोलते हैं। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा एकल सस्यन। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दे रखा है निम्न में से ग्राम पंचायत क्या है। आपको बताना है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं वो इनमें से क्या हैं। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ग्राम विकास में सहभागिता, ऑप्शन बी आपका दे रखा है एक ग्रामीण संस्थान, ऑप्शन सी आपको दे रखा है स्वायत्त शासन की इकाई, ऑप्शन डी आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से एक आंसर चूज करना है। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जो हमारा ग्राम पंचायत होता है वो स्वायत्त शासन की एक इकाई होती है। अगर हम लोग थोड़ा सा अपने ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस करने जाएं तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था उसमें ग्राम पंचायतों को भाग 9 पूछा जा सकता है आपको कि ग्राम पंचायतों का गठन किस भाग में किया गया है संविधान के, तो आपका हो जाएगा भाग 9। अगर आप लोगों से अनुसूची पूछी जाती हैं तो अनुसूची हो जाएंगी आपकी 11वीं अनुसूची में। और ये अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ये लागू कब किया गया था यानी प्रभाव में कब आया था ग्राम पंचायत जो है हमारा, तो 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से लेखपाल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में जैविक खेती की शुरुआत किस सन में की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन हमारे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं और सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें एक एक क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपके, अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी आपका दे रखा है अक्टूबर 2004, ऑप्शन सी आपका दे रखा है अक्टूबर 2009, ऑप्शन डी आपका दे रखा है अक्टूबर 2014। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2004 में जो हमारी जैविक खेती थी उसकी शुरुआत की गई थी। और जो हमारा सबसे प्रथम राज्य जिसे जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है तो वो आपका कौन था, सिक्किम आपका। और इसे कब जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था, इसे दिया गया था 2016 में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है भारत में चावल के बीज का छिड़काव या बीजारोपण की दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है किलोग्राम में। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी आपका दे रखा है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी आपका दे रखा है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी आपका दे रखा है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम लोग इसको जानने जाएं जो हमारा चावल होता है, तो अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या करते हैं तो इनके बारे में जो फसलें पूछी जाती हैं कि चावल की जो उप फसलें होती है वो कौन कौन सी होती हैं, तो आपका हीरा हो जाएगा, काला हो जाएगा, इसके बाद पूसा हो गया आपका, इसके बाद आपका श्यामला हो गया। ये सभी चावल की किस्में होती हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चावल किस प्रकार की फसल है, चावल आपकी खरीफ की फसल है। और खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई में की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है, अक्टूबर या नवंबर महीने में की जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है भारत में किसान चैनल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ऑप्शन सी आपका दे रखा है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी द्वारा, ऑप्शन डी आपका दे रखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। तो आइए हम लोग इसका आंसर क्लिक करते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हीं के द्वारा 26 मई 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था। और डीडी किसान भारतीय कृषि के लिए एक 24 घंटे का टेलीविज़न चैनल है। अगर आप लोगों से इसके उद्देश्य के बारे में बोलता है तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था किसानों को सही समय पर फसल की कटाई, बुआई तथा जंगल संरक्षण इत्यादि के बारे में जागरूकता करना था। यह चैनल जो है आपका कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों को पूरी तरह से समर्पित किया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। भारत में कुल कृषि सिंचित क्षेत्र है, आप लोगों को बताना है कि जो हमारे भारत में सिंचित क्षेत्र है कृषि का, तो वो कितना है, परसेंटेज में पूछा गया आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 55%, 70%, 25% या 30%। आइए हम लोग अब इसका आंसर क्लिक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत का लगभग 55% हिस्सा जो है सिंचित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है इसी में कि भारत में नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो उसका क्या हो जाएगा 57%। जिसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य आप लोगों से पूछा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं उनका एंड हो चुका है। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ में। और आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।